तंत्र का क्रमिक विकास और ये इसका दूसरा भाग वीडियो है। पहले भाग में हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि किस तरीके से चिली और पोलैंड में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की गई। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा लोगों को। एक आप पहले पार्ट 1 आप पहले देख लीजिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। हमने अभी तक चिली एवं पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी घटनाओं को देखा। यहाँ पे देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका में एक देश स्थित है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है चिली। और यही चिली है जहाँ पे आयदे की सरकार थी। और वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे सैनिकों ने उपद्रव करके वहाँ के उसी देश की सेनाओं ने वहाँ पे सैनिक तख्तापलट यहाँ पे लागू कर दिया और बाद में आयदी की सरकार को हटा दिया और उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और एक दूसरा देश है, उसके बारे में हमें देखना है। दूसरा देश है जिसका नाम है पोलैंड। ठीक, यूरोप में है, ये रहा एशिया और ये रहा यूरोप, यहाँ पे पोलैंड स्थित है। तो पोलैंड में भी क्या हुआ, पोलैंड में जारू जेलेस्की के नेतृत्व में एक निरंकुश शासक था। वहाँ पे अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, वहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं थी। यूँ कहें कि चिली और पोलैंड में जो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं थी, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना कायम किया। ठीक है, यही दो देशों के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि किस तरीके से वहाँ की सरकारें लोगों को कैसे परेशान करती थी और किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं उसको। बच्चों, हमने देखा है कि चिली में आयदे की लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के भी लोकप्रिय थी। जो चिली में पहले से आयदे की सरकार थी वो क्या थी, लोकतांत्रिक सरकार थी। जनता के विकास के लिए वो कार्य कर रही थी, इसलिए वो लोकप्रिय थी। क्योंकि सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए कई सुधारात्मक कार्य किए, कई विकास के कार्य किए, इसलिए लोकप्रिय थी। लेकिन एक घटना घटी थी, हमने वो भी पढ़ा है। क्या हुआ था, 11 सितंबर 1973 में तख्ता पलट के बाद बनी सरकार अलोकतांत्रिक थी। जो आयदे की सरकार थी उस समय, तो ये एक घटना घटी कब, 11 सितंबर 1973 को, यानी उसी देश के सैनिक द्वारा, चिली देश के सैनिकों द्वारा उनकी सरकार को गिरा दिया गया, आयदे की सरकार को, और राष्ट्रपति आयदे की हत्या कर दी गई। और वहाँ पे लागू हुआ सैनिक तख्तापलट। और जो सरकार बनी वो क्या थी, पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक थी। बनी वो कैसी सरकार थी, अलोकतांत्रिक थी। ठीक है, वो तानाशाह सरकार थी, यानी उसमें जनता के हित का ध्यान नहीं रखा जाता था। जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य अमीरों की हित की साधना थी, यानी अमीरों की ज़रूरतों को पूरा करना। उन्हीं की ये सरकार बनी थी। गरीबों के भलाई से कोई मतलब लेना देना नहीं था। तो देखिए यहाँ पे पुनः क्या हुआ कि 1988 में जनमत संग्रह, यानी लोगों का बहुमत पाकर चिली में क्या हुआ, लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। कब हुई, 1988 में। तो ये सारी घटनाएं हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। अब इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, अब पोलैंड में किस तरीके से और कौन सी सरकार थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसके आगे देखिए, 1980 के दशक में पोलैंड में साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी। तो कई बच्चों को शायद ये समझ में नहीं आए कि साम्यवादी सरकार होती क्या है। ऐसी सरकार, उस पार्टी की सरकार बस एक ही हो, यानी उस स्थान पर एक ही पार्टी की सरकार हो, उसे साम्यवादी शासन व्यवस्था, साम्यवादी सरकार कहा जाता है। तो 1980 के दशक में पोलैंड में कैसी सरकार थी, साम्यवादी सरकार थी, जो अलोकतांत्रिक थी, बिल्कुल लोकतंत्र के विपरीत थी। जिसका नेतृत्व, जिसका संचालन कौन कर रहा था, निरंकुश शासक। ठीक है, तो ये जो शासक था, निरंकुश शासक था, जनरल जालुस्की कर रहा था। तो निरंकुश शासन का मतलब होता है उपद्रवी स्वभाव, कड़ा स्वभाव, जनता के हित का ध्यान न रखने वाला। ठीक है, और उसका नाम था जारू जेलेस्की कर रहा था। यह सरकार जनता में क्या थी, अलोकप्रिय थी। जनता इस सरकार को पसंद नहीं करती थी। लेकिन क्या हुआ, 1990 में लेक वालेसा के नेतृत्व में बनी पोलैंड की सरकार पूर्व की सरकार की तुलना में इस अर्थ से भिन्न थी। ठीक है, क्यों भिन्न थी, क्योंकि लोगों ने ये सरकार निर्वाचित किया था। किसकी सरकार, लेक वालेसा की सरकार। तो हुआ क्या था, हमने ये भी पढ़ा है कि 1990 में एक घटना घटी थी। एक इंजीनियर मजदूर को निकाल दिया गया, महिला को, उसका नाम लेक वालेसा था। और आगे चल के यही बहुमत पाकर पोलैंड में क्या बना, वो सरकार बनाई। ठीक है, लेक वालेसा।
और जो सरकार बनी वो एक लोकतांत्रिक सरकार थी, जनता के निर्वाचन द्वारा सरकार बनी थी। इसके बाद देखिए आगे, बच्चों आओ हम इन सभी सरकारों की आपस में तुलना करें और सबसे पहले हम दो अलोकतांत्रिक सरकार जो लोकतांत्रिक ना है, चिली और पोलैंड की। तो चिली में किसकी सरकार थी? पिनासे की सरकार थी, ठीक है, और पोलैंड में साम्यवादी शासन। निम्नलिखित अंतर थे। तो दोनों सरकार देखिए क्या है, दोनों सरकार अलोकतांत्रिक सरकारें हैं। तो इनमें क्या अंतर है वो हमें देखना है तुलना। चिली में सैनिक शासन था, जबकि पोलैंड में एक ही पार्टी की सरकार थी, साम्यवादी सरकार थी। दूसरा, पोलैंड में साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि वो पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से वो शासन चला रही है, उनका भला कर रही है, वो दावा कर रही थी। लेकिन चिली में पिनासे की सरकार ऐसी कोई दावा नहीं बनता था, हमने देखा है। और तीसरा देखिए, जहाँ पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर के अधिनायकवाद का उदाहरण था। अधिनायकवाद का मतलब क्या होता है? अधिनायकवाद का मतलब होता है नियम के विरुद्ध जोर जबरदस्ती वाली शासन व्यवस्था, ठीक है। अधिनायकवाद वो कर रही थी किसकी? मजदूर संगठन का। और चिली में देखिए सैनिक अधिनायकवाद का था सरकार। तो ये दोनों का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ निम्नलिखित समानताएं भी थी। किनके मध्य? इन दोनों के मध्य, यानी चिली और पोलैंड में जो अलोकतांत्रिक सरकारें थीं, ये तो अंतर हो गया। कुछ समानताएं भी थी, कुछ गुण दोनों में मिल रहे थे। क्या है? देखिए, पहला, दोनों में शासकों का चुनाव जो था वो जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दोनों अलोकतांत्रिक सरकारें थीं। दूसरा, दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपनी विचार, अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते थे, ठीक है। संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, हम 3 लोकतांत्रिक सरकारों। पहला देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, लोकतांत्रिक सरकारों की बात यहाँ पे की गई है। चिली की आयदे की सरकार, ठीक है, और यानी चिली में जो पहले सरकार थी आयदे की सरकार, और पोलैंड में लेक वालेसा की सरकार। वही लेक वालेसा जो महिला इंजीनियर थी, बाद में वो वहाँ के राष्ट्रपति चुनावित हुई, ठीक है, वही लेक वालेसा की सरकार। और चिली की मिशेल की सरकार। तो चिली में आयदे की सरकार ख़त्म हुई, सैनिक तख्तापलट हुआ और उसके बाद फिर चुनाव हुए, तब वहाँ पे चिली में मिशेल की सरकार बनी। तो तीनों ही क्या थी? लोकतांत्रिक सरकारें थीं। तो इनकी समान विशेषताओं का हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है, देखेंगे। जो तीनों सरकारें थी, तीनों सरकार का चुनाव देश की जनता द्वारा किया गया था, ठीक है, यानी खुला मतदान के तौर पे लोगों ने बहुमत देकर अपना प्रतिनिधि चुना था। तीनों की सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें थी। दूसरा, बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियाँ या फौज शासन नहीं चला रही थी। कौन चला रहा था? जनता का प्रतिनिधि ही देश को चला रही थी। तीसरा, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी, ठीक है, यानी उनको कई तरीके की राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। अपनी बातों को रख सकते थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ठीक है, अपनी आवाज़ को रख सकते थे और सभा बना सकते थे, विरोध कर सकते थे, ये सारी स्वतंत्रता थी। आइए हम उपरोक्त विवरण के आधार पर लोकतंत्र की कुछ समान विशेषताओं को पहचान करते हैं। यानी लोकतंत्र में देखिए ये सारी विशेषताएं होनी ही चाहिए। क्या होती हैं, क्या दी गई है? पहला है, लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोगों को अपनी मर्जी से सरकार वो चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, वही उस पर राज करता है। सिर्फ लोग द्वारा चुने गए नेता ही अपने देश पर शासन करने का अधिकार होता है, जो प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है, विरोध करने की स्वतंत्रता होती है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध की आज़ादी होती है, ठीक है, यानी जो सरकारें कुछ नियम कानून पारित करती हैं तो उस पर अब वो विरोध जता सकते हैं, शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, बिना हथियार के संगठन बना सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। लोगों को संगठन बनाने का अधिकार, बिना हथियार के लोग संगठन बना सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं सरकार के समक्ष। तो ये लोकतंत्र में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए और दी जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो नेक्स्ट अगला चैप्टर आएगा तो पुनः ये सवाल आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे परिभाषा यहाँ पे बताया गया है। तो ऊपर की कथाओं को पढ़ने के बाद, यानी सारी जो ये दोनों पृष्ठों को पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। क्या पहुँचते हैं? लोकतंत्र की बहाली, यानी लोकतंत्र किसी क्षेत्र में लागू होना, शासन व्यवस्था लागू होना, लोकतंत्र के सामने उठती चुनौतियों और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु लोगों को काफ़ी संघर्ष करना किया।
तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों ने काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, तभी लोकतंत्र विभिन्न क्षेत्रों में लागू हो पाया। हमने देखा है कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद, लोकतंत्र होने के बाद भी क्या हुआ, सैनिक तख्तापलट भी हुआ, ये भी घटनाएं घटी है। और देश में सैनिक तानाशाह की स्थापना भी हुई, लोकतंत्र के बाद भी हुई, कुछ विषम परिस्थितियाँ आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पुनः लंबे संघर्ष के बाद भी, और पुनः लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। ये लास्ट में क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हो ही गई। इसके बाद आइए हम लोकतंत्र की मूल विशेषताएं, जिनका उल्लेख पहले किया गया था, उसके आधार पर दुनिया में विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। और ये सारी स्थितियां नीचे अंकित नक्शे में साफ दिखाई गई है, जो अगला पृष्ठ पे नक्शा दिया गया है। ठीक है, पहले नक्शे में 1950 तक लोकतांत्रिक शासन वाले देश को दर्शाया गया है, यानी 1950 में लोकतंत्र व्यवस्था उस पर स्थापित हो चुकी है। सन 1975 की दुनिया में कई उपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, यानी गुलाम देशों को, और इन देशों में 1975 वाले दूसरे नक्शे में दर्शाया गया है। ठीक है, ये रहा देखिए पहला, दूसरा और 3 नक्शे दिए गए हैं। और तीसरे नक्शे में देखिए गया है 2000 तक वैसे देशों को दर्शाया गया है जहां 21वीं सदी की शुरुआत तक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो आइए इनको समझते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला नक्शा है, यहाँ पे 1900 से 1950 के बीच लोकतांत्रिक सरकारें यानी लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। ये जो लाल रंग से है, ये जो नारंगी रंग में, इसमें भारत भी शामिल है। कब भारत शामिल है, 1900 में नहीं, पर 1950 में लोकतांत्रिक सरकारें लागू हो चुकी थी, 1900 में नहीं हुई। और लाल रंग में 1900 में लोकतांत्रिक सरकारें यानी लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, अन्य देखते हैं डायग्राम नंबर तीसरा में देखिए क्या है, 1975 में लोकतांत्रिक सरकारें, 1975 में लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे स्थापित हो चुकी थी इन देशों में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यानी भारत में उसमें शामिल था। कब, 1975 के दशक में। अब तीसरा मैप देखिए क्या है, तीसरा में हमें बताया गया है कि 2000 में लोकतांत्रिक सरकारें, तो इन क्षेत्रों में देखिए 2000 में जहाँ पर भी है विश्व में सबकी, तो यहाँ पे देखिए 2000 में जितने में ये सारे रंग हैं, ठीक है, तो इन सब में क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो चुकी थी, इसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, एशिया में। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमने जो नक्शा देखा, उसमें हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि 20वीं सदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही, यानी 2000 तक। यह विस्तार कब हुआ और किन क्षेत्रों में हुआ? क्या पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विकास हुआ? क्या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के विस्तार दुनिया में सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ? कि आज भी दुनिया में काफ़ी बड़े हिस्से में लोकतंत्र नहीं है? आओ इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम सांसुक संविधान लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण में हम देखेंगे। ये सारे जो प्रश्न उठाए गए हैं इनको हम देखेंगे कहाँ पे, अगला जो हमारा पृष्ठ आएगा इस पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। अभी हमने मैप यानी नक्शे में देखा कि नक्शा 1.1 में ऐसे देशों की हमें पहचान करना है एटलस में, जहां 1900 से 1950 लोकतंत्र था। तो 1900 से 1950 में किन देशों में लोकतंत्र व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी थी, उनका नाम बताना है। दूसरे में देखिए 1.1 1.2 में 1950 से 1975 के बीच लोकतंत्र, और तीसरे में 1975 से 2000 में उन देशों का नाम बताना है। ठीक है, तो ये सारी सूचियाँ देखेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे मैप में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, यानी लोकतंत्र पूरे विश्व में किस तरीके से इसका विस्तार हुआ। ठीक, उसकी नींव कैसे रखी गई। ठीक, हम चलिए प्रारंभ करते हैं। आइए हम सबसे पहले प्राचीन भारत के कुछ विभिन्न क्षेत्रों के स्थापित